तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमने पहले कर दिए थे 10 क्वेश्चन, उससे आगे को क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखेंगे आज हम। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन ही। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब 3√2 एक इरेशनल नंबर है, ये बताना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हर साल आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। मेथड होती है उसको ही फॉलो करके इन क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे कि लेट 3√2 इज़ अ रेशनल नंबर। अब देखो, वो बोल तो रहा है कि रेशनल नंबर है, लेकिन हमें लेट करना है कि एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं। आप कहोगे सर 3√2 को हम किसके फॉर्म पे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ क्या होगा हमारा, वेयर Q बराबर नहीं हो सकता है 0 के, ठीक। और P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये तो कंडीशन होती है ना, ठीक। इसे सॉल्व करो फिर अब। तो √2 तो यहीं रहा, ये हो गया आपका P/3, इधर चले जाएगा नीचे, तो ये हो गया 3Q, ठीक। इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। इससे आगे देखो अब, फिर हम लिख सकते हैं कि P/3Q इज़ अ रेशनल नंबर, कि ये तो एक रेशनल नंबर है, बट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। कि भैया ये तो आपका रेशनल नंबर है, लेकिन √2 जो क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तब तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो √2 है और जो P/3Q है, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। बट जो √2 है वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए दैट्स वाई 3√2 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना समझ आ गया, इसे नोट कर लो अब अपनी कॉपी में। इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ 2 नंबर का है। और जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सारों में ये स्टेप करने हैं हमें, कि पहले हमें मानना है लेट करके कि वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही स्टेप करते करते हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, 3 अंकों वाली संख्या, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। मतलब 3 डिजिट की ऐसी कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखोगे कि सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है 100, और सबसे बड़ा होता है 999। लेकिन ये जो दोनों नंबर हैं ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमें देखने पड़ेंगे कौन से होंगे। तो जो सबसे फर्स्ट होगा 3 डिजिट, वो होगा आपका 105, मतलब 105। 105 सबसे छोटा आपका नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। और लास्ट भी आप चेक करोगे तो लास्ट आपका होगा 994। 994 एक ऐसा नंबर होगा जो आपका 7 से डिवाइड होगा। अब इनके बीच में मैंने नंबर्स बताने हैं, ठीक। तो ये एक कैसा बन गया, देखो 105, फिर इसके बाद अगर 7 होता तो कितना होता है, 112 होता। फिर ऐसे ऐसे करते रहते 994 तक। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या बन रही है यहाँ पे, आपकी AP बन रही है। तो AP बन रही है तो AP वाले फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। तो A यहाँ पे बोलोगे आप 105, D है आपका, कितने का गैप चाहिए, 7, वो तो सीधे ही दे रखा है। और N आपको पता करना है, और लास्ट टर्म भी आपको पता है कि 994 है, या इसी को हम AN भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN है आपका 994 इक्वल टू A था आपका 105 प्लस N-1 इंटू D था आपका 7। सॉल्व करते हैं तो 105 प्लस ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 7, तो 7N 1 7 जा माइनस का 7, यहाँ था आपका 994। तो 994 तो वैसे ही रहा। अब 105 में से 7 घटाओ, 105 में से 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 98, प्लस 7N वैसे ही रहा। 98 को वहाँ भेज दो अब, तो 994 में 98 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का था, इक्वल टू 7N। अब इन दोनों को आपने जैसे ही माइनस करा तो आपका आ गया 896 इक्वल टू 7N। अभी दोनों मल्टीप्लाई में, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको,
896/7। अब इसको 7 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। करो, 7 1 जा 7, कितना बचा 1, 7 2 जा 14, फिर कितना बचा 5, तो 7 8 जा 56। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। तो मतलब कितने नंबर्स होंगे इसके बीच से 7 से डिविजिबल, 3 डिजिट। आपका हो गया सर 128 जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल होंगे किससे, 7 से, और वो भी 3 डिजिट वाले। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर आपका। नोट कर रहे हो, कर लो इसे, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपके पास है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, APCD इज ए ट्रेपेजियम विच AB पैरेलल टू DC। APCD एक ट्रेपेजियम है बोल रहा है जिसमें AB और DC पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल से इंटरसेक्ट, और इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कहाँ पे, पॉइंट O पर। तो आपको ये सोच करनी है चीज़। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं एक हम ट्रेपेजियम। तो ये बना दिया हमने आपका ट्रेपेजियम, इसको नाम दे देते हैं ABC और D। ये भी ध्यान देना कि AB और DC मतलब ये और ये क्या हैं, आपके पैरेलल हैं। ठीक, और इनके डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अपनी कॉपी में अच्छी से बना लेना, मेरे इसमें थोड़े से तिरछे भी हो रहे तो चलेगा। ठीक, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, तो हमें बताना है AO/BO इक्वल टू CO/DO। ठीक, तो गिवन था हमारे पास AB इज़ पैरेलल टू DC। ठीक, या CD जो भी बोल लो आप। तो हम एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे, या मैं बोल सकता हूँ ड्रॉ EO पैरेलल टू CD। मैं बोल रहा हूँ कि एक यहाँ पे से A और D के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करो, इसको नाम दे दो E। ठीक है, तो EO हो गया, और ये किसके पैरेलल होना चाहिए, CD के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक, ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखी है। तो इसके अलावा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि EO किसके पैरेलल भी होगा, AB के पैरेलल भी होगा, क्योंकि EO अगर DC के पैरेलल है तो DC तो AB के पैरेलल भी है ना, तो EO भी AB के पैरेलल भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि जो CD है ना वो AB के पैरेलल दिया हुआ है मुझे पहले से ही, तब मैं ये लिख पा रहा हूँ। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना था, आपका हो गया सर हमें प्रूफ करना था कि AO/BO इक्वल टू CO/DO। ठीक, तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि वी नो, अब एक एक करके करेंगे इनको हम, इसको भी और इसको भी सॉल्व, कि EO इज़ पैरेलल टू CD। EO क्या है, CD के पैरेलल है, तो इसमें हम थेल्स थ्योरम लगाते हैं, बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम लगा दिया हमने, कौन से वाले में लगा रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि जो AO है ओवर, ये है AO और OC, ये इसके इक्वल होंगे AE और ED के, AE ओवर ED। देखो इसको लिखना है और इसको मान लेना है 1। ठीक है, अब दूसरा वाला मुझे पता था कि EO इज़ पैरेलल टू AB है, तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लगाते हैं, बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम इसमें लगाते हैं, तो कौन से वाले ट्रायंगल में देखेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते थे कि AE ओवर ED ये किसके इक्वल हो जाएगा, BO ओवर DO, मतलब BO ओवर DO, ये है ना, BO ओवर DO या OD जो भी आप लिख रहे थे। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब मैं यहाँ को इरेज कर रहा हूँ, ये नोट कर रहे हो तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, रुका के, क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ कर दूँगा सॉल्व, इसे कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब देखो कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो उसे वो कर लेना आप थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि मैं आज अपने स्टूडियो में बना रहा हूँ जहाँ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है बाहर से गाड़ियों की। ठीक, तो अब हम कर लेते हैं इन दोनों को कंपेयर। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो दोनों में देखो AE ED और यहाँ भी AE ओवर ED, ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब जो AO है ओवर CO है,
यह ए ओ ओवर सी ओ या ओ सी, ये भी इक्वल होंगे बी ओ ओवर डी ओ के, बी ओ ओवर डी ओ के। ठीक है, अब हमें चाहिए तो इन था, हमें चाहिए था ए ओ ओवर डी ओ, और सी ओ सॉरी बी ओ कहाँ चाहिए था हमें, ऊपर चाहिए था। तो इन्हें ट्रांसफ़र कर दो इधर उधर। ठीक है, तो इन्हें ट्रांसफ़र कर दो, तो ए ओ तो यहीं रहने दो, इसके नीचे हमें बी ओ चाहिए था, तो इसको इधर क्रॉस करो, मल्टीप्लाई इधर ले आओ, और यहाँ हमें सी ओ चाहिए था, तो ये सी ओ इधर आ जाएगा, डी ओ को वहीं पे रहने दो। ठीक है, तो ये था आपका प्रूफ करने का, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, इसको लिख सकते हैं हम प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया? पहले क्या करना था, आपने ड्रॉ करा था ई ओ यहाँ पे एक पैरेलल इसके, तो ये इससे पैरेलल था, तो फिर इस वाली साइड के भी ए बी के भी पैरेलल हो गया था। फिर ऐसे हमने दोनों में थेल्स थ्योरम लगाए थे, और थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाए थे, और उसके बाद उन्हें कंपेयर करके हमने आंसर निकाल दिया था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेना, नोट कर रहे हो नोट कर लेना। आप देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो, इसी वाले क्वेश्चन के एक अथवा में था, या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना था ये, या ये वाला क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी ज्ञात कीजिए। डी ई और बी सी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमें ए डी निकालना है, ये वाला ए डी। ठीक, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, जैसे बी पी टी थ्योरम। ठीक, बी पी टी थ्योरम क्या कहती है, वी ऑप्टेन, तो हमें क्या मिलेगा इससे, देखो मतलब जो ये वाले जो इनके साइड्स हैं, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। बोले तो ए डी ओवर डी बी, मतलब जो साइड इनका रेशियो ना ए डी ओवर डी बी, ये इक्वल होगा इस साइड के रेशियो से ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी। तो ए डी तो निकालना है, ए डी तो पता ही नहीं है, डी बी पता था हमें 7.2 है, ए ई हमें पता है 1.8 है, और ई सी भी पता है हमें कितना है 5.4 है। सॉल्व करो तो इधर चले गया 5.4 इंटू ए सी सॉरी ए डी, ये इधर चले गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, अब ए डी को यहीं रहने दो, 1.8 इंटू 7.2, इनको मैं मल्टीप्लाई ना कर रहा हूँ अभी, सॉल्व फिर कर लेंगे इसे, इधर ले आता हूँ इसे, ये आ जाएगा आपके डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। इतना बेसिक तो समझ रहे होगे ना। अब देखो किसी भी डिजिट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि पॉइंट हटाओ तो 18 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के आगे एक जीरो लगा दो, ये करना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18/10, ऐसे इसको लिख सकता हूँ 72/10, सेम जैसे मैंने 18 वाला बताया। नीचे भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 54/10। ठीक, अब ये भी ध्यान देना, ये पूरा डिवाइड में है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में लाने की कोशिश करूँगा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब 10 हमारा ऊपर आ जाएगा, 54 नीचे चला जाएगा। ये 10 ऊपर था ना, ये नीचे आ गया, और जो 10 नीचे था डिवाइड में वो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में हमारे पास। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, और कुछ कट रहा है, आप कहोगे सर 18 3 54, ये कट गया 3 जा में, और ये कट रहा है 2 5 जा 10, और ये कट रहा है आपका 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, फिर और 3 से कट जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचा 12, नीचे बचा 5, 5 से डिवाइड करो तो आपको क्या, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, पॉइंट लगाओगे तो आएगा 0, तो 5 4 जा 20, सेंटीमीटर था तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल गया हमारे पास ए डी। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। इजी था ना क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्या पता होनी चाहिए थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता होनी चाहिए थे। ठीक, समझ आ गया? तो इसे भी नोट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14th क्वेश्चन, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, पॉइंट क्यू एट ए पॉइंट क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो इसको तो हम चित्र बना के समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक पहले एक सर्कल है, मेरे सर्कल पे ध्यान मत देना, ये इसका जो रेड सेंटर है वो है ओ। ठीक है, इसे एक पॉइंट बना रखा है हमने किसी सर्कल पे, पी पॉइंट बना रखा है। ठीक, और ओ से एक डिस्टेंस दूर पे क्यू है, यहाँ पे क्या है, क्यू है।
और इनकी डिस्टेंस कितनी बोला है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो इस वाले पी और क्यू की हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, और ये भी हमें दिया हुआ है रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये ध्यान देना, जब भी हम सर्कल के सेंटर से कोई लाइन डालते हैं क्या कहते हैं, तो वो हमेशा कितने डिग्री की बनती है यहाँ पे 90 डिग्री की बनती है। कितने डिग्री की बनती है 90। मतलब हम बोल सकते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो रेडियस बन रही है हमारी सेंटर से वो कितने की बनेगी 90 डिग्री की बनेगी। ठीक, किसी भी टेंजेंट के केस पे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, तो ये कितने का बन रहा होगा बताया मैंने यहाँ पे आपको 90 डिग्री का बन रहा होगा। अब जैसे 90 का आपने सुना तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें क्या यूज होने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिख सकता था बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकालना है, तो हम लगा देंगे इसमें। ये 90 है तो उसके आगे वाला क्या हो जाएगा आपका हो गया सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो जाएगी, सॉरी। तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये था पी क्यू हमारा। तो ओ क्यू हमें पता है कितना है 13 का स्क्वायर, ओ पी भी पता है हमें 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका हो गया सर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 25 वहाँ भेज दो, पी क्यू वहीं पे यहाँ 25 भेजा है मैंने, थोड़ा इधर उधर लिख लिया बस, माइनस का 25। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया आपका, माइनस करके आपको हो गया सर 144 हो जाता है माइनस करके। तो पी क्यू इक्वल टू ये स्क्वायर को वहाँ भेज दो, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब ये मत पूछना कैसे है 12, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ या धीरे करा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अच्छे से। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन क्लास फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमें मीडियन क्लास पता करनी है। ठीक है, तो सी आई आपको दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, तो आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, क्या बोलेंगे उसे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ऐसे कि इसकी तो हुई 10, अब 10 + 15 हो गया आपकी 25, 25 और 12 हो गया आपका 37, 37 और 20 हो गया आपका 57, 57 और 9 आपकी होगी 66। ठीक, अब मीडियन क्लास के लिए आपको n चाहिए। n क्या होता है आपका होगा सर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो उसका सम, तो है कितना आपके पास 66 है। तो मैं बोल सकता हूँ व्हेन n/2 ऐसे निकालते हैं ना मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो n आपका 66/2 इक्वल टू कितना जाएगा आपका होगा सर 33। अब 33 देखो किस वाली क्लास में आएगा, आपका हो गया सर 33 किस में आएगा, किस वाली क्लास में आएगा आपके, किस वाली में आएगा बताओ, 25 से 37 में आएगा। हाँ, कौन सी वाली में आएगा आपका 37 वाली क्लास में आएगा। किस वाली क्लास में आएगा 37, क्योंकि 25 के जो भी नंबर होंगे वो किस में आएंगे 10 से 15 के, तो 25 और 37 के बीच में क्या आएगा आपका 33 आएगा। और 33 किस में आएगा इस वाले जो आपका मीडियन क्लास है इसमें आएगा। तो ये कौन सी मीडियन क्लास है 10 से 15। तो आप लिखोगे विच लाइज इन द इंटरवल 10 से 15 वाली। ठीक है, 10 से 15 वाले इंटरवल में आएगा, क्लास इंटरवल में आएगा आपका। समझ आ गया, इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या निकालना था, पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको n की वैल्यू मिल जाती, फिर आप क्लास इंटरवल चेक करने के लिए, मतलब सॉरी मीडियन क्लास चेक करने के लिए उसको डिवाइड कर लेते 2 से, फिर आपको पता चल जाता उसका CF देख के किस में वो लाई करती है। तो यहाँ पे किस में करिए 10 से 15 वाले क्लास के अंदर। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। ये ध्यान देना, बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब हैं 20। ठीक है, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव
डिफेक्टिव बल्ब भी हैं इसमें, ख़राब बल्ब हैं जो, कितने हैं आप कहोगे सर 4 हैं। और हमें बताना क्या है इसमें, हमें बताना है कि बल्ब कौन सा ख़राब नहीं होगा, होगा वाला नहीं बताना है, कौन सा बल्ब ख़राब नहीं होगा ये बताना है। तो बताओ नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, जो डिफेक्टिव बल्ब नहीं होंगे उनके कितना होगा नंबर। अब 20 बल्ब थे टोटल, उसमें 4 तो ख़राब है, इसका मतलब कितने सही होंगे आपके 16 उसमें सही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, आप कहोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ये तो लिखोगे ना, टोटल से तो डिवाइड करते हैं। नॉन डिफेक्टिव कितने, देखो डिफेक्टिव 4 थे 20 में से, मतलब 16 तो सही है ना, तो 16 तो ठीक है। तो ठीक ही वाले बताने में, बल्ब ख़राब नहीं होगा ये बोला है, ख़राब होगा नहीं, होगा में होता है आपका 4/20, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका 16 टोटल थे 20, तो 4 जा और 4 5 जा, तो कितने आ गई प्रोबेबिलिटी 4/5 आ गई कि बल्ब ख़राब जो सही है नॉट डिफेक्टिव है वो कितनी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 है। इसके अलावा आपसे इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने डिफेक्टिव होंगे, तब कैसे निकालते हैं आप, तब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, तो आप कहते हैं सर डिफेक्टिव तो 4 हैं, किस में से 20 में से, तब कितने आ जाती 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तब आपका आंसर कितना होता 1/5 होता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने किस हिसाब से करा है, जो नॉट भी डिफेक्टिव मतलब ख़राब नहीं होंगे, मतलब जो सही होंगे उसके लिए है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं आपसे कि डिफेक्टिव कौन से होंगे, तब आंसर आपका हो जाएगा 1/5, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर से था, आप क्या पता नए साल में क्वेश्चन बने और ख़राब ना देके उसमें दे दी कितने सही हैं, तब आपको ऐसे करना है, ऐसे टैकल, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है, और वाला अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें है आपके पास ए डाइस होगा, डाई लिखा हुआ है, ए डाइस इज नोन थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो देखो आपको कि एक डाइस होता है उसमें कितने तक नंबर होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं। अब इसमें आप अगर आप प्राइम नंबर देखोगे तो प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है 2, फिर ये आपके पास 3 है, फिर आपके पास क्या है 5 है, 6 प्राइम नहीं होता है, ठीक। तो 3 नंबर आपके पास प्राइम है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अभी करा था हमने, क्या होता है, आप कहोगे सर नंबर ऑफ प्राइम नंबर, अभी यहाँ पे फेवरेबल आउटकम तो प्राइम नंबर ही है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल कितने आउटकम्स हो सकती हैं। अब देखो प्राइम नंबर आने के 3 ही चांसेज हैं, 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा, मतलब कितने टाइम आ सकते हैं, एक प्राइम नंबर 3 टाइम आ सकता है, कितने टाइम आ सकता है 3 टाइम आ सकता है, तो 3 अपॉन टोटल कितने आ सकते हैं 6 तक आ सकता है ना 5 तो 3 1 जा और 3 2 जा 1/2, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये क्या क्वेश्चन था आपका कि एक डाइस को फेंका जाता है तो उसमें प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि एक इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे बोल देता आपसे इसी क्वेश्चन में कि इवन नंबर आने की क्या है, तो इवन कितने होते हैं 2 4 और 6 हैं, इसमें भी कितनी आ जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आ जाती है, क्योंकि सेम ही है। अगर ऑड पूछ देता तो ऑड क्या क्या है इसमें बताओ, 1 है 3 है 5 है, तब भी देखो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करना है नोट कर लो अभी से। तो अब है हमारा 18th क्वेश्चन। अब देखो 18th क्वेश्चन मैं सीधे आ गया हूँ, 16 से 17 नहीं करा रखा है मैंने, वो आपके कौन से क्वेश्चन है मैं दिखा लेता हूँ आपको। ये दोनों क्वेश्चन है, ये ग्राफ से सॉल्व करना है, और ये भी लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है, इनको लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ईजी क्वेश्चन होते हैं। अभी हम 18th करते हैं, 17th मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है, लास्ट वीडियो में करेंगे उसे, ठीक है। उस ग्राफ वाले में अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो 18th क्वेश्चन देखो, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की माँ से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स,
आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो 360 हो जाता है। तो रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करते करते ही समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं कि रोहन्स एज, लेट लो रोहन्स एज बी एक्स। मैंने कहा कि उसकी ना जो प्रेजेंट एज है हमारी क्या है, एक्स है। यार प्रेजेंट भी लिख देते हैं इसमें, ठीक है। प्रेजेंट एज उसकी एक्स है। तो मैं कह सकता था रोहन्स मदर्स एज। तो मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर एक्स तो उसकी थी, उससे 26 ज़्यादा है वो, तो एक्स प्लस 26 सही होगा ना, 26 साल ज़्यादा है उनकी मम्मी जी। तो अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ तक तो हमने कर दिया। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो 3 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब इस 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, रोहन्स एज। आप कहोगे सर एक्स तो अभी थी, 3 और बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। और रोहन की माँ की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर्स की एज हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज। स्पेलिंग ठीक कर लेना, हाँ मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो आप गलत मत लिख लेना इनको। एक्स प्लस 26 की तो यहीं पे थी उसकी एज प्रेजेंट में, प्लस 3 इसमें और ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल कितनी एज होगी उसकी, एक्स प्लस 29। कितनी होगी, एक्स प्लस 29 उनकी एज हो गई है, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उनके प्रोडक्ट है उनकी एजेस का 3 साल के बाद। तो एक्स प्लस 3 तो 3 साल के बाद रोहन की एज है, और एक्स प्लस 29 उसकी मदर की एज है। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये कितने के इक्वल होता है, बोल रहा है 360 के इक्वल होता है, ठीक है। कितने के इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो एक्स से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से करोगे, तो एक्स से एक्स को करोगे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स से आप 29 को करोगे तो 29 एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का 3 से एक्स को करो तो 3x, प्लस 3 से आप 29 को करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 87, ठीक है, इक्वल टू कितना है 360। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करो, 29 में 3 ऐड करो, कितना आ गया 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। समझ आ रहा है इतना कैसे करा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये इसको उधर भेज दो या उसको इधर ले आओ, बात एक ही है। चलो इसको ही भेज देते हैं, 360, ये डिग्री नहीं है सॉरी, डिग्री जैसा लग रहा है यहाँ पे, माइनस 87 कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 273। इन दोनों को माइनस करके आ गया 273। अब इधर ही ले आओ इसे भी, क्योंकि मुझे लग रहा है अब क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने लग गई यहाँ पर से, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अभी इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखा है चैप्टर भी। चलो इरेज कर लेते हैं, साइड करते हैं इसे। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। सॉल्व करने के लिए एक तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, उससे तो नहीं करेंगे हम नॉर्मल वाले से करेंगे, जैसे मैं सिखाता हूँ बच्चों को अपने। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। मैं कैसे सिखाता हूँ, देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1 और 273 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यहाँ पे आपका 273। तो इसके दो ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने में 32 आए, ठीक है। तो अभी मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, आप ही खुद फाइंड आउट करना 273 के ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे। तो मैं तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। जो बीच पे नंबर लिखा होता है ना वो आना चाहिए, ठीक है। बीच में 32 है, 32 है कोफिशिएंट ना। तो मैं बोलूँगा कि एक तो 39 होगा, एक तो 7 होगा। मैंने तो निकाल रखे हैं, तब मुझे पता है, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे पेपर में, ज़रूर ध्यान देना आप लोग। ये निकालना भी मैंने आपको यहाँ चैनल पे सिखा रखा है, वहाँ से सीख लेना एक बार। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे, मेरे को ये माइनस करना है। देखो 39 में से 7 माइनस करके 32 आएगा, सीधी सी बात है। तो बड़ा नंबर मैं क्या लूँगा, प्लस में लूँगा, और छोटा नंबर माइनस में लूँगा, तब जाके माइनस होंगे और ये प्लस का साइन भी रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। ये भी ध्यान देना है साथ ही साथ। माइनस 273 इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ इसको क्या करा है, ब्रेक करा है। ब्रेक कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है उसका आंसर, उसके दो फैक्टर ढूंढो, ऐसे फैक्टर जिससे प्लस या माइनस करने पे एक्स वाले कोफिशिएंट आ रहा हो, ठीक।
तो अब देखो इन दोनों में कॉमन लोगे तो x कॉमन आया तो अंदर बचा x और वहाँ बचा 32। अब इन दोनों में भी कॉमन लोगे तो आप कहोगे आपका आएगा सर 7, तो अंदर बचेगा x प्लस 32, ये दोनों में सेम बचेंगे आपके। तो x और -7, x -7 मैंने साथ ले लिया, x प्लस 32 ये 2 बार है तो इसमें से एक बार आप लिख लो x प्लस 32। ठीक, समझ गए। अब देखो 2 आ गए हमारे पास, तो इनको 0 के इक्वल रखो, तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 7 आ गया। इसे भी सॉल्व करो, x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 32। तो ये वाला तो नहीं हो सकता है क्योंकि एज कभी भी माइनस में तो होगी नहीं, तो इसका मतलब आपका रोहन की एज तो आ गई हमारे पास। रोहन से एज कितनी है, आप कहोगे सर 7 ईयर। कितनी है 7 ईयर। अब पूछी किसकी थी, रोहन की प्रेजेंट एज पूछी थी। अगर मान लो रोहन से मदर से पूछ लेता तो रोहन मदर्स एज, तो मदर्स के आपको पता है कितने साल ज़्यादा है, x प्लस 26 था ना, तो जोड़ दो कि x कितना था 7 प्लस 26, तो आपका कितना आ जाएगा 33 ईयर। तब इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया था रोहन की पूछी थी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोहन की तो कितनी है 7 ईयर है। ठीक, अगर मदर की पूछता तो तब कितनी आ जाती है आपकी 33 ईयर। ठीक, तो इसके आगे देखते रहेंगे क्वेश्चन हम। तो इस वीडियो में तो इतने ही क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं, फिर अगली वीडियो में इससे आगे को बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फीडबैक दे दें कि वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।